हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को शरीर की वो क्षमता यानी कैपेसिटी कहा जाता है जो पैथोजेनिक एजेंट्स का सामना करती है। ये शरीर की वो काबिलियत है जो विभिन्न प्रकार की फॉरेन बॉडीज जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इत्यादि के प्रवेश को रोकती है। इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी शरीर की वो इनबॉर्न क्षमता है जो पैथोजेंस को रोकती है। अगर गलती से ऑर्गेनिजम्स शरीर में एंटर कर जाएं तो इन्नेट इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के डेवलप होने से पहले ही उन्हें खत्म कर देती है। इसे नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इस तरह की इम्यूनिटी किसी भी तरह के पैथोजेंस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को दर्शाती है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के विभिन्न मैकेनिज्म्स टेबल 17.1 में दिए गए हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो रेजिस्टेंस है जो शरीर में किसी विशेष यानी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, वैक्सीन्स या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज के खिलाफ डेवलप होती है। इसलिए इस तरह की इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे शक्तिशाली इम्यून मैकेनिज्म है जो शरीर को हमला करने वाले ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाता है। लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। फिगर 17.1 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। शरीर में दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, 1 सेल्यूलर इम्यूनिटी, 2 ह्यूमरल इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स ही इन दोनों तरह की इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स। फीटस में लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से डेवलप होते हैं। चैप्टर 10। सभी लिम्फोसाइट्स सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं और दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट होते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स जो सेल्यूलर इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, दो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग थाइमस में होती है। ये प्रोसेसिंग ज्यादातर जन्म से ठीक पहले और जन्म के कुछ महीनों बाद के समय के दौरान होती है। थाइमस थाइमोसिन नामक एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो इम्यूनिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह थाइमस में लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन यानी बढ़ोतरी और एक्टिवेशन को तेज करता है। यह लिम्फॉइड टिश्यूज में लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। प्रोसेसिंग के दौरान टी लिम्फोसाइट्स 4 टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक हेल्पर टी सेल्स या इंड्यूसर टी सेल्स। इन सेल्स को CD4 सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सरफेस पर CD4 नामक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स। इन सेल्स को CD8 सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सरफेस पर CD8 नामक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। 3 सप्रेसर टी सेल्स। 4 मेमोरी टी सेल्स। स्टोरेज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सभी तरह के टी लिम्फोसाइट्स थाइमस को छोड़ देते हैं और लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो और GI ट्रैक्ट के लिम्फॉइड टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स सबसे पहले बर्ड्स के बर्सा ऑफ फैब्रिशियस में डिस्कवर किए गए थे, इसीलिए इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स पड़ा। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस बर्ड्स के क्लोएका के पास स्थित एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। मैमल्स में बर्सा एब्सेंट होता है और बी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग लिवर, फीटल लाइफ के दौरान और बोन मैरो जन्म के बाद में होती है। टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। प्रोसेसिंग के बाद बी लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स, 2 मेमोरी सेल्स। स्टोरेज ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो और GI ट्रैक्ट के लिम्फॉइड टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। एंटीजेंस। डेफिनेशन एंड टाइप्स। एंटीजेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो शरीर में स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शंस पैदा करते हैं। एंटीजेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटो एंटीजेंस या सेल्फ एंटीजेंस जो शरीर के अपने सेल्स पर मौजूद होते हैं जैसे RBCs में A एंटीजन और B एंटीजन। 2 फॉरेन एंटीजेंस या नॉन सेल्फ एंटीजेंस जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। नॉन सेल्फ एंटीजेंस। नीचे दिए गए नॉन सेल्फ एंटीजेंस हैं, एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई की सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर्स। 2 माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स से निकलने वाले टॉक्सिन्स। 3 ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स या इनकम्पैटिबल ब्लड सेल्स से मिलने वाले मटीरियल्स। 4 एलर्जेंस या एलर्जिक सब्सटेंसेस जैसे कि पोलन ग्रेन्स। टाइप्स ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजेंस। नॉन सेल्फ एंटीजेंस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है इस आधार पर कि शरीर उनके खिलाफ कैसा रिस्पॉन्स डेवलप करता है। एक वो एंटीजेंस जो इम्यूनिटी के डेवलपमेंट या एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी। 2 वो एंटीजेंस जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को इस चैप्टर के बाद वाले हिस्से में समझाया गया है। केमिकल नेचर ऑफ द एंटीजेंस।
एंटीजन ज्यादातर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इंट्रोडक्शन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को उस इम्यूनिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स द्वारा डेवलप होती है। इसे सेल्यूलर इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसमें कई तरह के सेल्स शामिल होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स, और इसीलिए इसका नाम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज शामिल नहीं होती हैं। सेल्यूलर इम्यूनिटी वायरसेस, फंगाई और ट्यूबरकल बैसिलस जैसे कुछ बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शंस के खिलाफ मुख्य डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डीलेड एलर्जिक रिएक्शंस और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज के रिजेक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रदान की जाती है, और ये तब डेवलप होना शुरू होती है जब टी सेल्स एंटीजेंस के संपर्क में आते हैं। आमतौर पर हमला करने वाले माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स अपने साथ एंटीजेनिक मटीरियल्स लाते हैं। ये एंटीजेनिक मटीरियल्स इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स से रिलीज होते हैं और बाद में इन मटीरियल्स को हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स शरीर में विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से एंटीजेनिक मटीरियल्स को रिलीज करने के लिए इंड्यूस करते हैं और बाद में इन मटीरियल्स को हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। 1 मैक्रोफेजेस, 2 डेंड्राइटिक सेल्स, 3 बी लिम्फोसाइट्स। इन सेल्स में से मैक्रोफेजेस मुख्य एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। 1 मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बड़े फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो एंटीजन रिलीज करने के लिए इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस लगभग सभी लिम्फॉइड टिश्यूज में लिम्फोसाइट्स के साथ मौजूद होते हैं। 2 डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स नेचर में नॉन फैगोसिटिक होते हैं। लोकेशन के आधार पर डेंड्राइटिक सेल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। 1 स्प्लीन के डेंड्राइटिक सेल्स जो ब्लड में एंटीजन को ट्रैप करते हैं। 2 लिम्फ नोड्स में फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स जो लिम्फ में एंटीजन को ट्रैप करते हैं। 3 स्किन में लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल्स जो शरीर की सरफेस के संपर्क में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं। 3 बी लिम्फोसाइट्स। हाल ही में यह पाया गया है कि बी लिम्फोसाइट्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में काम करते हैं। इस तरह बी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एंटीजन रिसीविंग सेल्स दोनों के रूप में काम करते हैं। हालांकि बी सेल्स सबसे कम एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और उन्हें हेल्पर टी सेल्स द्वारा एक्टिवेट होने की जरूरत होती है। रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमला करने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को या तो मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के जरिए निगल लेते हैं या डेंड्रेटिक सेल्स उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। बाद में इन ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंटीजन को छोटे पेप्टाइड प्रोडक्ट्स में डाइजेस्ट किया जाता है। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रोडक्ट्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस की तरफ बढ़ते हैं और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA के साथ बाइंड हो जाते हैं। HLA एक जेनेटिक मैटर है जो क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC के मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पर स्थित होता है। बी सेल्स फॉरेन बॉडीज को पिनोसाइटोसिस के माध्यम से इंजेस्ट करते हैं। शरीर में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में बी सेल्स की भूमिका को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। MHC एंड HLA। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म में मौजूद होता है। ये जीन्स के एक ग्रुप से बना होता है जो इम्यून सिस्टम में शामिल होते हैं। इसमें HLA जीन्स समेत 200 से ज्यादा जीन्स होते हैं। HLA छोटे मॉलिक्यूल्स वाले जीन्स से बना होता है। ये सेल सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स को एनकोड करता है। हालांकि MHC मॉलिक्यूल्स और HLA जीन्स अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जगह उपयोग यानी इंटरचेंजेबली किया जाता है। खासकर इंसानों में MHC मॉलिक्यूल्स को अक्सर HLA मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इंसान में MHC मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स में बांटे गए हैं। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, ये इंसानी शरीर के हर सेल पर पाया जाता है। ये विशेष रूप से एंडोजेनस एंटीजेंस, वो एंटीजेंस जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वायरल प्रोटीन्स और ट्यूमर एंटीजेंस, को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, ये बी सेल्स, मैक्रोफेजेस और दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर पाया जाता है। ये एक्सोजेनस एंटीजेंस जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस के एंटीजेंस जिन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने निगल लिया है, को हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपने क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को एंटीजन बाउंड HLA के साथ हेल्पर टी सेल्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये इवेंट्स की एक सीरीज के माध्यम से हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। 1. हेल्पर टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पर दिखाए गए एंटीजन को अपने सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन, जिसे टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, की मदद से पहचानता है। 2. हेल्पर टी सेल द्वारा एंटीजन की पहचान हेल्पर टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन शुरू करती है।
ये रिएक्शन हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। 3. उसी समय मैक्रोफेजेस यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करते हैं, जो हेल्पर टी सेल्स के एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन यानी संख्या बढ़ने को आसान बनाता है। 4. एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं और ये प्रोलिफरेटेड सेल्स आगे की एक्शंस के लिए सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। 5. साथ ही वो एंटीजन जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो सर्कुलेशन में एंटर करते हैं वो बाकी सभी टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एक स्वस्थ यानी हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल CD4 काउंट 500 से 1500 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के बीच होता है। हेल्पर टी सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, हेल्पर 1 यानी TH1 सेल्स, हेल्पर 2 यानी TH2 सेल्स। रोल ऑफ TH1 सेल्स। TH1 सेल्स सेल्यूलर इम्यूनिटी से संबंधित हैं और 2 सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। I इंटरल्यूकिन 2 जो बाकी टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, I गामा इंटरफेरॉन जो साइटोटॉक्सिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर यानी NK सेल्स की फैगोसाइटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। रोल ऑफ TH2 सेल्स। TH2 सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी से संबंधित हैं और इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट करते हैं, जो नीचे दी गई चीजों से जुड़े हैं। I बी सेल्स का एक्टिवेशन, I प्लाज्मा सेल्स का प्रोलिफरेशन, I प्लाज्मा सेल द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हेल्पर टी सेल्स द्वारा एक्टिवेट होते हैं वो ब्लड, लिम्फ और लिम्फेटिक टिश्यूज में सर्कुलेट करते हैं और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स पर सीधा हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। 1. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित रिसेप्टर्स एंटीजेंस या ऑर्गेनिजम्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ मजबूती से बाइंड कर देते हैं। 2. इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बड़े हो जाते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स जैसे साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। 3. ये सब्सटेंसेस इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 4. इस तरह हर एक साइटोटॉक्सिक टी सेल एक के बाद एक बड़ी संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अदर एक्शंस ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। 1. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैंसर सेल्स, ट्रांसप्लांटेड सेल्स जैसे ट्रांसप्लांटेड हार्ट या किडनी या किसी भी दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो फॉरेन बॉडीज होते हैं। 2. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स शरीर के उन अपने टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो फॉरेन बॉडीज खासकर वायरसेस से प्रभावित होते हैं। बहुत से वायरसेस अफेक्टेड सेल्स की मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं। वायरसेस का एंटीजन टी सेल्स को अट्रैक्ट करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वायरसेस के साथ साथ अफेक्टेड सेल्स को भी मार देते हैं। इस वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल को किलर सेल कहा जाता है। रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स को रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहा जाता है। ये टी सेल्स किलर टी सेल्स की एक्टिविटीज को सप्रेस या दबा देते हैं। इस तरह सप्रेसर टी सेल्स किलर टी सेल्स को इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ शरीर के अपने टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सप्रेसर सेल्स हेल्पर टी सेल्स की एक्टिविटीज को भी सप्रेस करते हैं। रोल ऑफ मेमोरी टी सेल्स। एंटीजन द्वारा एक्टिवेट किए गए कुछ टी सेल्स सर्कुलेशन में एंटर नहीं करते बल्कि लिम्फॉइड टिश्यू में ही रह जाते हैं। इन टी सेल्स को मेमोरी टी सेल्स कहा जाता है। बाद के समय में ये मेमोरी सेल्स शरीर के विभिन्न लिम्फॉइड टिश्यूज में माइग्रेट कर जाते हैं। जब शरीर का सामना उसी ऑर्गेनिज्म से दूसरी बार होता है तो मेमोरी सेल्स उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं और तुरंत बाकी टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए हमला करने वाला ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बार टी सेल्स का रिस्पॉन्स पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ टी सेल्स। हर एक टी सेल इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ एक ही तरह के एंटीजन से एक्टिवेट हो सके। ये सिर्फ उसी एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने में सक्षम होता है। इस प्रॉपर्टी को टी सेल्स की स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। इंट्रोडक्शन। ह्यूमरल इम्यूनिटी को उस इम्यूनिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है जो एंटीबॉडीज द्वारा चलती है, जिन्हें बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को ब्लड और लिम्फ में सिक्रीट करते हैं। ब्लड और लिम्फ शरीर के फ्लूइड्स हैं, लैटिन में इन्हें हम ह्यूमर्स या ह्यूमर्स कहा जाता है। क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमर्स के माध्यम से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इसलिए इस तरह की इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी कहा जाता है। एंटीबॉडीज गामा ग्लोब्युलिन्स होती हैं जो बी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। ये एंटीबॉडीज हमला करने वाले ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ मुख्य डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के केस में होता है, मैक्रोफेजेस और दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को निगलना और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द्वारा उनके एंटीजन का डाइजेशन पहले ही समझाया जा चुका है। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स HLA जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल में मौजूद होता है से जुड़े एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को बी सेल्स के सामने पेश करते हैं। ये इवेंट्स की एक सीरीज के माध्यम से बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। 1. बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पर दिखाए गए एंटीजन को अपने सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन, जिसे बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, की मदद से पहचानता है।
बी सेल द्वारा एंटीजन की पहचान बी सेल रिसेप्टर और एंटीजन के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन शुरू करती है। ये रिएक्शन बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। उसी समय मैक्रोफेजेस यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करते हैं, जो बी सेल्स के एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन यानी संख्या बढ़ने को आसान बनाता है। एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं और ये प्रोलिफरेटेड सेल्स आगे की एक्शंस को अंजाम देते हैं। साथ ही क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से जुड़ा एंटीजन हेल्पर टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो पहले समझाई जा चुकी है, का डेवलपमेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स। प्रोलिफरेटेड बी सेल्स दो तरह के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एक, प्लाज्मा सेल्स। दो, मेमोरी सेल्स। रोल ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडीज नेचर में ग्लोबुलिन होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन की रफ्तार बहुत तेज होती है, यानी हर एक प्लाज्मा सेल प्रति सेकंड लगभग 2000 मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। एंटीबॉडीज पहले लिम्फ में रिलीज होती हैं और फिर सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। एंटीबॉडीज हर एक प्लाज्मा सेल के लाइफ स्पैन के खत्म होने तक प्रोड्यूस होती रहती हैं, जो कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक हो सकता है। रोल ऑफ मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स पूरे शरीर के लिम्फॉइड टिश्यूज में बेस्ड होते हैं। ये मेमोरी सेल्स तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक शरीर का सामना उसी ऑर्गेनिज्म से दूसरी बार नहीं होता। दूसरी बार एक्सपोजर के दौरान मेमोरी सेल्स एंटीजन द्वारा स्टिमुलेट होते हैं और पहली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा क्वांटिटी में और तेज रफ्तार से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। फॉरेन एंटीजन के दूसरे एक्सपोजर के दौरान बनी एंटीबॉडीज पहली बार वाली एंटीबॉडीज से कहीं ज्यादा पोटेंट होती है। ये फिनोमेनन इन्फेक्शंस के खिलाफ वैक्सीनेशन का बेसिक प्रिंसिपल बनाता है। रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स। एंटीजन द्वारा हेल्पर टी सेल्स भी साथ साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 और बी सेल ग्रोथ फैक्टर नामक दो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जो नीचे दी गई चीजों को बढ़ावा देते हैं। 1. बड़ी संख्या में बी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन। 2. प्लाज्मा सेल्स का प्रोलिफरेशन। 3. एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी को उस प्रोटीन के रूप में डिफाइन किया जाता है जो एंटीजन की मौजूदगी के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी नेचर में गामा ग्लोब्युलिन होता है और इसे इम्यूनोग्लोब्युलिन IG भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का 20% हिस्सा बनाते हैं। एंटीबॉडीज शरीर के लगभग सभी टिश्यूज में प्रवेश करती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। 5 तरह की एंटीबॉडीज पहचानी गई हैं। 1. IgA, 2. IgD, 3. IgE, 4. IgG, 5. IgM। इन एंटीबॉडीज में से IgG शरीर की एंटीबॉडीज का 75% हिस्सा बनाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज गामा ग्लोब्युलिन्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 से 9 लाख तक होता है। एंटीबॉडीज 2 पेयर्स ऑफ चेन्स से बनती हैं, यानी एक पेयर हैवी या लंबी चेन्स और एक पेयर लाइट या छोटी चेन्स। हर हैवी चेन में लगभग 400 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर लाइट चेन में लगभग 200 अमीनो एसिड्स होते हैं। असल में हर एंटीबॉडी के 2 हिस्से या हाव्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे यानी आइडेंटिकल होते हैं। ये दोनों हाव्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एंटीबॉडी के हर हाफ में एक हैवी चेन H और एक लाइट चेन L होती है। हर हाफ की ये दोनों चेन्स भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या SS से जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड चेन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। हर एंटीबॉडी में लाइट चेन हैवी चेन के एक सिरे के पैरेलल होती है। लाइट चेन और हैवी चेन का वो हिस्सा जो इसके पैरेलल है मिलकर एक आर्म बनाते हैं। हैवी चेन का बचा हुआ हिस्सा दूसरी आर्म बनाता है। एक हिंज दोनों आर्म्स को जोड़ता है। एंटीबॉडी की हर चेन में 2 रीजन्स शामिल होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन, 2 वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन में मौजूद अमीनो एसिड्स की संख्या या नंबर और उनका प्लेसमेंट यानी सीक्वेंस हर एक टाइप की सभी एंटीबॉडीज में एक जैसा होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट रीजन या FC रीजन कहा जाता है। इस तरह अलग अलग तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पहचान और उनके फंक्शंस इसी कांस्टेंट रीजन पर निर्भर करते हैं। ये रीजन सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर स्थित एंटीबॉडी रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का कारण भी बनता है, इसलिए इस रीजन को कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन भी कहा जाता है। वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन कांस्टेंट रीजन के मुकाबले छोटा होता है। इस रीजन में मौजूद अमीनो एसिड्स हर एक एंटीबॉडी में संख्या और प्लेसमेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल रीजन कहा जाता है। ये रीजन एंटीबॉडी को किसी स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानने और खुद को उस एंटीजन के साथ बाइंड करने में सक्षम बनाता है, इसलिए चेन के इस हिस्से को एंटीजन बाइंडिंग रीजन या FAB रीजन कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। 1. IgA, ये आंसू जैसे एक्सटर्नल सिक्रीशंस में लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म में भूमिका निभाता है। 2. IgD, ये बी लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीजन की पहचान में शामिल होता है। 3. IgE, ये एलर्जिक रिएक्शंस में शामिल होता है। 4. IgG, ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। 5.
IgM, ये भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज शरीर को हमला करने वाले ऑर्गेनिजम्स से दो तरीकों से बचाती हैं। एक, डायरेक्ट एक्शंस द्वारा। दो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के माध्यम से। एक, डायरेक्ट एक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नीचे दिए गए किसी भी एक मेथड से इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को सीधा यानी डायरेक्टली इनएक्टिव कर देती हैं। एक, अग्लूटिनेशन। इसमें आरबीसीज या बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडीज जिनके सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं, उनको एंटीबॉडीज एक गुच्छे में साथ पकड़ लेती हैं। दो, प्रेसिपिटेशन। इसमें टेटनस टॉक्सिन जैसे सॉल्युबल एंटीजेंस को इनसॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया जाता है और फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तीन, न्यूट्रलाइजेशन। इसके दौरान एंटीबॉडीज एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स के टॉक्सिक साइट्स को कवर कर लेती हैं। चार, लाइसिस। ये सबसे शक्तिशाली यानी पोटेंट एंटीबॉडीज द्वारा किया जाता है। ये एंटीबॉडीज ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन को फाड़कर यानी रप्चर करके फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दो, एक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एंटीबॉडीज के इनडायरेक्ट एक्शंस उनके डायरेक्ट एक्शंस से ज्यादा मजबूत होते हैं और शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो है जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान विभिन्न एक्टिविटीज को बढ़ाता या तेज करता है। ये प्लाज्मा एंजाइम्स का एक सिस्टम है जिन्हें C1 से C9 तक के नंबरों से पहचाना जाता है। C1 के 3 सब यूनिट्स C1Q, C1R और C1S को मिलाकर कुल 11 एंजाइम्स होते हैं। आमतौर पर ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और 3 तरीकों से एक्टिवेट होते हैं। 1, क्लासिकल पाथवे। 2, लेक्टिन पाथवे। 3, ऑल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे। इसमें C1 एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होता है और इवेंट्स की एक सीरीज शुरू करता है जिसमें दूसरे एंजाइम्स एक सीक्वेंस में एक्टिवेट होते हैं। ये एंजाइम्स या इस दौरान बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स नीचे दी गई एक्टिविटीज पैदा करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को उन बैक्टीरिया को निगलने के लिए एक्टिवेट करना जो प्लाज्मा में मौजूद ऑप्सोनिन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। लाइसिस। सेल मेम्ब्रेन को फाड़कर बैक्टीरिया का विनाश, डिस्ट्रक्शन। कीमोटैक्सिस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जगह पर ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करना। एग्लूटिनेशन। फॉरेन बॉडीज जैसे आरबीसीज या बैक्टीरिया का गुच्छा बनाना। न्यूट्रलाइजेशन। एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स के टॉक्सिक साइट्स को कवर करना। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का एक्टिवेशन जो हिस्टामीन रिलीज करते हैं। हिस्टामीन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ाता है। इससे ब्लड से प्लाज्मा प्रोटीन्स टिश्यूज में एंटर करते हैं और एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को इनएक्टिव कर देते हैं। लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे तब होता है जब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन MBL, जो एक सीरम प्रोटीन है, बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस की दीवार पर मौजूद मैनोज या फ्रक्टोज ग्रुप के साथ बाइंड होता है। ऑल्टरनेट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक और तरीके से भी एक्टिवेट होता है जिसे ऑल्टरनेट पाथवे कहते हैं। ये सर्कुलेशन में मौजूद फैक्टर I नामक प्रोटीन की वजह से होता है। ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद पॉलीसैकेराइड्स के साथ बाइंड हो जाता है। ये बाइंडिंग C3 और C5 को एक्टिवेट करती है जो अंत में इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स पर हमला करते हैं। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई, मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। स्पेसिफिसिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। हर एक बी लिम्फोसाइट इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ एक ही तरह के एंटीजन से एक्टिवेट हो सके। ये सिर्फ उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। बी लिम्फोसाइट की इस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। लिम्फॉइड टिश्यूज में वो लिम्फोसाइट्स जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एक साथ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल एक बड़ा ग्रैन्युलर सेल है जो शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका न्यूक्लियस इंडेंटेड यानी धसा हुआ होता है। इसे लिम्फोसाइट का तीसरा टाइप माना जाता है और अक्सर इसे नॉन T नॉन B सेल कहा जाता है। ये बोन मैरो से निकलता है। NK सेल को स्पेसिफिक इम्यूनिटी में खासकर वायरसेस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। NK सेल इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स या शरीर के सेल्स को बिना किसी पहले की सेंसिटाइजेशन यानी प्रायर सेंसिटाइजेशन के मार देता है। ये एक फैगोसिटिक सेल नहीं है, लेकिन इसके ग्रैन्यूल्स में परफोरिन्स और ग्रैनजाइम्स जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की लाइसिस यानी तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंक्शंस ऑफ नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल 1. वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है। 2. वायरल इन्फेक्टेड या डैमेज्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो ट्यूमर्स बना सकते हैं। 3. मैलिग्नेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और कैंसरस ट्यूमर्स के डेवलपमेंट को रोकता है। 4. साइटोकाइन सिक्रीट करता है जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन्स, कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर GM-CSF और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। साइटोकाइंस को इस चैप्टर में आगे समझाया गया है। साइटोकाइंस हार्मोन जैसे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो टारगेट सेल्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से बाइंड होकर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स या सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं। ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स WBCs और कुछ दूसरे तरह के सेल्स द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इनका मुख्य फंक्शन शरीर के जनरल इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन और रेगुलेशन करना है।
साइटोकाइन्स ग्रोथ फैक्टर्स जैसे दूसरे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स जैसे दूसरे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ साइटोकाइन्स। सिक्रीशन के सोर्स और उनके इफेक्ट्स के आधार पर साइटोकाइन्स को कई टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. इंटरल्यूकिन्स, 2. इंटरफेरॉन्स, 3. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, 4. कीमोकाइन्स, 5. डिफेंसिन्स, 6. कैथेलिसिडिन्स, 7. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इन साइटोकाइन्स के सिक्रीशन का सोर्स और उनके एक्शंस टेबल 17.2 में दिए गए हैं। 1. इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइन्स होते हैं जो मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे ल्यूकोसाइट्स पर काम करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स। अब तक लगभग 16 तरह के इंटरल्यूकिन्स पहचाने गए हैं। IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 और IL-8 इम्यूनिटी की प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में IL-12, जिसे नेचुरल किलर सेल स्टिम्युलेटरी फैक्टर भी कहा जाता है, और IL-11 को भी इंपॉर्टेंट साइटोकाइन्स माना गया है। 2. इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन साइटोकाइन्स को एंटीवायरल एजेंट्स माना जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं जो है INF अल्फा, INF बीटा और INF गामा। 3. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। TNF अल्फा यानी कचेक्टिन, TNF बीटा यानी लिम्फोटॉक्सिन और TNF गामा। 4. कीमोकाइन्स। जिन साइटोकाइन्स में कीमो अट्रैक्टेंट एक्शन होता है उन्हें कीमोकाइन्स कहा जाता है। 5. डिफेंसिन्स। डिफेंसिन्स एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेंसिन्स। इंसानों में 2 तरह के डिफेंसिन्स पहचाने गए हैं। 1. अल्फा डिफेंसिन्स जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और स्मॉल इंटेस्टाइन के पैनेट सेल्स द्वारा सिक्रीट होते हैं। 2. बीटा डिफेंसिन्स जो एयरवे एपिथेलियल सेल्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स और क्यूटेनियस यानी स्किन सेल्स द्वारा सिक्रीट होते हैं। 6. कैथेलिसिडिन्स। कैथेलिसिडिन्स भी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं जो एयर पैसेज और लंग्स में वाइड रेंज की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स के अग्लूटिनेशन और एग्रीगेशन को यानी चिपकने और इकट्ठे होने को तेज करता है। इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को उस प्रोसीजर के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसके द्वारा शरीर को किसी विशेष स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसका उपयोग किसी स्पेसिफिक बीमारी के खिलाफ शरीर की इम्यून रेजिस्टेंस को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है। इम्यूनाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। 1. पैसिव इम्यूनाइजेशन, 2. एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी शरीर के इम्यून सिस्टम को चैलेंज दिए बिना पैदा की जाती है। ये एक इम्यूनाइज्ड व्यक्ति जो पहले से बीमारी से प्रभावित हो चुका हो कि सीरम या गामा ग्लोबुलिन्स को एक नॉन इम्यून व्यक्ति में एडमिनिस्टर करने से किया जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन या तो नेचुरली हासिल किया जाता है या आर्टिफिशियली। पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन मां से जन्म से पहले और जन्म के बाद हासिल होता है। जन्म से पहले इम्यूनिटी मां से फीटस में मटर्नल एंटीबॉडीज, मुख्य रूप से IgG के रूप में प्लेसेंटा के माध्यम से ट्रांसफर होती है। जन्म के बाद एंटीबॉडीज IgA ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से ट्रांसफर होती है। बच्चे के लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसके साथ ही मां से मिली एंटीबॉडीज जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं। इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी कम समय के लिए शॉर्ट लिव्ड होती है। जन्म से पहले मिलने वाली पैसिव इम्यूनिटी का महत्व प्रेगनेंसी में RH इनकम्पैटिबिलिटी को रोकना है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इंसानों या जानवरों के सीरम का उपयोग करके पहले से तैयार की गई एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करके डेवलप किया जाता है। एंटीबॉडीज उन लोगों से हासिल की जाती हैं जो बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं या उन जानवरों से, खासकर घोड़ों, हॉर्सेस से, जिन्हें आर्टिफिशियली इम्यूनाइज किया गया हो। एंटीबॉडी युक्त सीरम, एंटी सीरम उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें बीमारी हो चुकी है। थेराप्यूटिक। इसे एक प्रोफाइलैक्टिक मेजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है उन लोगों में बीमारी को रोकने के लिए मेडिकल या पब्लिक हेल्थ प्रोसीजर्स जो बाद के समय में उस बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी टेटनस, मीजल्स, डिप्थीरिया इत्यादि जैसे अक्यूट इन्फेक्शंस और इंसेक्ट्स, सांप या दूसरे जानवरों के जहर, वेनम के खिलाफ तुरंत सुरक्षा, इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए उपयोगी है। हालांकि इसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस और एनाफिलैक्सिस हो सकता है। इसमें HIV और हेपेटाइटिस फैलने, ट्रांसमिट होने का रिस्क भी होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके हासिल की जाती है। एंटीजेंस के एक्सपोजर के बाद शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करता है। एक्टिव इम्यूनिटी या तो नेचुरली हासिल की जाती है या आर्टिफिशियली। एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये क्लिनिकल और सब क्लिनिकल दोनों तरह के इन्फेक्शंस में हासिल होती है। क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन को उस प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शरीर के टिश्यूज पर हमला करते हैं, वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाकर टॉक्सिन सिक्रीट करके या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द्वारा बीमारी पैदा करते हैं। इन्फेक्शन के दौरान प्लाज्मा सेल्स इन्वेडिंग एंटीजेंस को खत्म करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं। बाद में मेमोरी सेल्स की एक्टिविटी की वजह से शरीर उन स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता बरकरार रखता है जिन्हें पहले हमला किया था।
हमें हमले का प्लान बनाना होगा। लो बन गया प्लान, हमला करो। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को उस इन्फेक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं और प्रभावित व्यक्ति को पता नहीं चलता। इस तरह पैदा हुई बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती कि कोई बड़े लक्षण मैनिफेस्टेशंस दिखाई दें। हालांकि ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन एक तरह का इम्यूनाइजेशन है जो वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड्स देने एडमिनिस्ट्रेशन से हासिल किया जाता है। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो शरीर में कुछ खास पैथोजेंस द्वारा होने वाली बीमारी को रोकने के लिए डाला जाता है। वैक्सीन में मरे हुए डेड पैथोजेंस या जिंदा लेकिन एटेन्युएटेड आर्टिफिशियली कमजोर किए हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैक्सीन या तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके या टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करती है। एडवर्ड जेनर ने पहली लाइव वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन काउपॉक्स वायरस से तैयार की थी। आजकल वैक्सीन का उपयोग मम्प्स, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी इत्यादि जैसी कई बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। टॉक्सॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आमतौर पर टॉक्सिक होता है और जिसे उसकी टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए प्रोसेस किया गया है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस करने की अपनी क्षमता बरकरार रखता है। टॉक्सॉइड्स में पैथोजेंस द्वारा सिक्रीट किए गए कमजोर कंपोनेंट्स या टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सॉइड्स का उपयोग डिप्थीरिया, टेटेनस, कॉलेरा इत्यादि जैसी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए किया जाता है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या तो लाइफ लॉन्ग जीवन भर प्रभावी हो सकती है या थोड़े समय के लिए। ये मम्प्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के खिलाफ जीवन भर असरदार रहती है। कुछ बीमारियों जैसे कॉलेरा लगभग 6 महीने और टेटेनस के लिए लगभग 1 साल के लिए ये सिर्फ थोड़े समय तक ही प्रभावी रहती है। इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस इन बीमारियों का एक ग्रुप है जिसमें इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं। आमतौर पर डिफेंस मैकेनिज्म शरीर को हमला करने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बचाता है। जब डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है या फॉल्टी हो जाता है तो कम विरुलेंस शक्ति वाले ऑर्गेनिजम्स भी गंभीर बीमारी पैदा कर देते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो डिफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं उन्हें अपॉर्चुनिस्ट्स कहा जाता है। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट्स द्वारा होने वाली इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस 2 टाइप्स की होती हैं: कंजेनिटल इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस। कंजेनिटल इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस कंजेनिटल बीमारियां इनहेरिटेड होती हैं और बी सेल या टी सेल या दोनों में डिफेक्ट्स की वजह से होती हैं। इसके आम एग्जाम्पल्स हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम, जो थाइमस की गैर मौजूदगी एब्सेंस के कारण होता है। सिवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशिएंसी, जो लिम्फोपीनिया या लिम्फॉइड टिश्यू की गैर मौजूदगी के कारण होता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेस कुछ ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। इस तरह की सबसे आम बीमारी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। एड्स एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो इम्यून डिफिशिएंसी वायरस यानी HIV की वजह से होती है। एक व्यक्ति को एड्स तब डायग्नोज्ड माना जाता है जब उसका CD4 काउंट 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड से नीचे गिर जाता है। दुनिया भर में एड्स एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इसके शिकार यानी विक्टिम्स होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन्फेक्शन तब होता है जब HIV का एक ग्लाइकोप्रोटीन टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के सरफेस रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाता है, जिसके नतीजे में ये सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये इम्यून फंक्शन में धीरे धीरे गिरावट लाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। आम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो एड्स पेशेंट की जान ले लेते हैं वो है निमोनिया यानी न्यूमोसिस्टिस करीनी और मलिग्नेंट स्किन कैंसर यानी कपोसी सार्कोमा। इन बीमारियों को एड्स रिलेटेड डिजीजेस भी कहा जाता है। होस्ट के शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। HIV इस एंजाइम का उपयोग करता है और होस्ट सेल DNA की मदद से अपने वायरल RNA को वायरल DNA में बदल देता है। अब ये वायरल DNA होस्ट सेल के DNA में शामिल हो जाता है और होस्ट सेल DNA की नॉर्मल एक्टिविटीज को रोक देता है। साथ ही HIV होस्ट के शरीर के अंदर अपनी संख्या बढ़ाता है। इन्फेक्टेड होस्ट सेल फट जाता है और ब्लड स्ट्रीम में बड़ी संख्या में HIV रिलीज करता है। HIV के एक्सपोजर के बाद कई हफ्तों तक कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पेशेंट में सिम्टम्स तभी दिखते हैं जब पर्याप्त संख्या में इन्फेक्टेड सेल्स रप्चर हो जाते हैं। आम सिम्टम्स में थकान यानी फटीग, वजन कम होना, क्रॉनिक डायरिया, हल्का बुखार, रात में पसीना आना, मुंह के छाले यानी ओरल अल्सर्स, वजाइनल अल्सर्स इत्यादि शामिल है। बीमारी डायग्नोज होने से पहले ये फेज लगभग 3 साल तक चलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने के तरीके। HIV इन्फेक्शन तब फैलता है जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर के सिक्रीशंस डैमेज स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से रेसिपिएंट के खून के संपर्क में आते हैं। इन्फेक्शन के सबसे आम तरीके हैं कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड नीडल्स या दूसरे इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेगनेंसी के दौरान मां से फीटस में ट्रांसमिशन, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मां से बच्चे में ट्रांसमिशन, वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रिवेंशन यानी बचाव। एड्स से बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि इस बीमारी का कोई ऑथेंटिक इलाज अब तक स्थापित नहीं हुआ है। प्रभावी इलाज की डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत धीमी है। इसके अलावा शुरुआती इन्फेक्शन के बाद सर्वाइवल का अधिकतम समय लगभग 10 से 15 साल ही होता है। इसलिए इस बीमारी को रोकना जरूरी है।
एड्स से बचने के लिए नीचे दिए गए सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। जनता को बीमारी की गंभीरता और बचाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। HIV इन्फेक्टेड लोगों को समझाया जाना चाहिए ताकि वो बीमारी को दूसरों में फैलने से रोके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले खून की HIV के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स को सुइया यानी नीडल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना HIV टेस्ट करवाना चाहिए। अगर मां इन्फेक्टेड है तो ज़िरोवुडीन के साथ ट्रीटमेंट से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा कम हो सकता है। बच्चे को जन्म के बाद 6 हफ्तों तक ज़िरोवुडीन दी जानी चाहिए। यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स को सेफर सेक्स टेक्निक्स और कॉन्डम्स के उपयोग के बारे में बताया जाना चाहिए। सेक्सुअल पार्टनर्स को लिमिटेड रखने की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज को एक ऐसी कंडीशन के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से शरीर के अपने ही सेल्स और टिश्यूज पर हमला कर देता है। आमतौर पर एक एंटीजन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। वो कंडीशन जिसमें इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स देने में फेल हो जाता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। ये शरीर के अपने एंटीजन्स के मामले में सही है, जिन्हें सेल्फ एंटीजन या ऑटो एंटीजन कहा जाता है। नॉर्मल हालात में शरीर में सेल्फ एंटीजन के खिलाफ टॉलरेंस होती है। हालांकि कुछ मौकों पर सेल्फ एंटीजन के खिलाफ टॉलरेंस फेल हो जाती है या अधूरी रह जाती है। इस स्टेट को ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है और इससे टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं या बी लिम्फोसाइट्स से ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या ऑटो एंटीबॉडीज शरीर के नॉर्मल सेल्स पर हमला करते हैं जिनकी सरफेस पर सेल्फ एंटीजन या ऑटो एंटीजन मौजूद होता है। इस प्रकार ऑटो इम्यून डिजीज तब पैदा होती है जब शरीर की नॉर्मल टॉलरेंस कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यूज को सेल्फ के रूप में पहचानने में फेल हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस 2 टाइप्स की होती है। 1 ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस जो सिर्फ एक ऑर्गन को प्रभावित करती है। 2 ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक या मल्टी सिस्टमिक डिजीजेस जो कई ऑर्गन्स या सिस्टम्स को प्रभावित करती है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA इंसानी क्रोमोसोम 6 पर जीन्स का एक ग्रुप है। ये जीन्स उन प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं जो सेल्स के अंदर से एंटीजन्स को सेल सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। HLA मेजर हिस्टोकॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है। HLA सिस्टम शरीर में इम्यून सिस्टम की निगरानी यानी मॉनिटर करता है। HLA मॉलिक्यूल्स को T और B लिम्फोसाइट्स द्वारा पहचाना जाता है, इसीलिए इन्हें एंटीजन्स कहा जाता है। HLA शरीर के लगभग सभी टिश्यूज में फैला होता है। जब एंटीबॉडीज उन टिश्यूज के खिलाफ हो जाती हैं जिनमें HLA होता है तो इससे ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा होती हैं। ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस HLA से जुड़ी यानी HLA लिंक्ड होती हैं। कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस। 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये बचपन में बहुत आम है और HLA लिंक्ड ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। मुख्य कारण पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के खिलाफ आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडी का बनना, इंसुलिन और ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज के खिलाफ एंटीबॉडी का बनना, आइलेट्स के खिलाफ टी सेल्स का एक्टिवेशन। मायस्थीनिया ग्रेविस ये एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनने की वजह से होती है। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस ये अक्सर लेट मिडिल एज्ड महिलाओं में पाई जाती है। ऑटो एंटीबॉडीज थायरॉयड फॉलिकल्स की एक्टिविटी को खराब कर देती हैं जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज इसमें ऑटो एंटीबॉडीज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं जिसके नतीजे में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जॉइंट्स की साइनोवियल लाइनिंग की क्रॉनिक सूजन साइनोवाइटिस की वजह से होने वाली बीमारी है। साइनोवियम मोटा हो जाता है जिससे जॉइंट्स और टेंडन्स के पास सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है। प्रेम से अच्छा मौका नहीं मिलेगा शर्ट उतारने का। दिखा दे अपनी बॉडी। नहीं दिखाएगा। क्यों? मोटा हो गया है, मोटा। इसके मुख्य सिम्टम्स जॉइंट्स में दर्द और अकड़न है। ये क्रॉनिक सूजन RA फैक्टर्स नामक ऑटो एंटीबॉडीज के लगातार प्रोडक्शन की वजह से होती है। एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। एलर्जी का मतलब है हाइपरसेंसिटिविटी। इसे किसी केमिकल या फिजिकल एजेंट यानी एलर्जन के प्रति शरीर के अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। एलर्जन के पहले एक्सपोजर के दौरान इम्यून रिस्पॉन्स आमतौर पर शरीर में कोई रिएक्शन पैदा नहीं करता। रिएक्शन के लिए एलर्जन का इनिशियल एक्सपोजर या सेंसिटाइजेशन जरूरी है। इसलिए बाद में जब भी उस एलर्जन से सामना होता है तो कई तरह के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं। इन रिस्पॉन्सेस को एलर्जिक रिएक्शंस या इम्यूनोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस कहा जाता है। इम्यूनोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस इनेट यानी जन्मजात या एक्वायर्ड यानी हासिल की गई हो सकती हैं। ये रिएक्शन ज्यादातर एंटीबॉडीज द्वारा चलती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में टी सेल्स भी शामिल होते हैं। आम सिम्टम्स में छींकना, खुजली और स्किन रैशेस शामिल हैं। हालांकि कुछ लोगों में सिम्टम्स गंभीर हो सकते हैं। आम एलर्जिक कंडीशंस 1 फूड एलर्जी, 2 एलर्जिक राइनाइटिस, 3 ब्रोंकियल एस्थमा, 4 अर्टिकेरिया यानी पित्त उछलना। एलर्जेंस कोई भी सब्सटेंस जो एलर्जी के लक्षण पैदा करता है उसे एलर्जन कहा जाता है। ये एक एंटीजन, प्रोटीन या किसी दूसरे तरह का सब्सटेंस हो सकता है। यहां तक कि फिजिकल एजेंट्स भी एलर्जी डेवलप कर सकते हैं। एलर्जेंस शरीर में इन तरीकों से प्रवेश करते हैं: कॉन्टैक्ट जैसे कि केमिकल सब्सटेंस, इनहेलेशन जैसे कि पोलन या परागकण, इंजेशन जैसे कि खाना, इंजेक्शन जैसे कि दवाई। कॉमन एलर्जेंस फूड सब्सटेंसेस गेहूं, अंडा, दूध और चॉकलेट। इनहेलेंट्स पोलन ग्रेन्स, फंगाई, धूल, धुआं, परफ्यूम्स और बुरी गंध। कॉन्टैक्टेंट्स केमिकल सब्सटेंसेस, मेटल्स, जानवर और प्लांट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स
पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई। ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स। फिजिकल एजेंट्स जैसे कि ठंड, गर्मी, रोशनी, प्रेशर और रेडिएशन। इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से कई एलर्जिक कंडीशंस और ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा होती हैं। इन रिएक्शंस को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टाइप 1 एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस, टाइप 3 एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस, टाइप 4 सेल मीडिएटेड रिएक्शंस, टाइप 5 स्टिम्युलेटरी या ब्लॉकिंग रिएक्शंस। टाइप 1 या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलैक्सिस का मतलब है किसी एंटीजन या एजेंट जिससे शरीर पहले से सेंसिटाइज्ड है के प्रति शरीर का एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर रिएक्शन देना। इसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये एलर्जन के संपर्क में आने के कुछ ही मिनटों में डेवलप हो जाता है। ये रिएक्शंस आईजीई और इन्फ्लेमेशन में शामिल दूसरे फैक्टर्स द्वारा होते हैं। मैकेनिज्म: जब शरीर किसी एलर्जन के संपर्क में आता है तो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें रिएजेंट्स या सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मास्ट सेल्स और सर्कुलेशन में मौजूद बेसोफिल्स के सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। मास्ट सेल्स ग्रैन्युलेटेड सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू और गले, लंग्स और आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। जब वही एलर्जन दूसरी बार शरीर में आता है तो एलर्जन आईजीई एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इससे मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का डीग्रैन्युलेशन होता है जिससे हिस्टामिन जैसे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पैदा करते हैं। गंभीर सीरियस रिएक्शंस: ब्लड प्रेशर का गिर जाना वैसोडाइलेशन की वजह से, सांस लेने के रास्ते में रुकावट और सांस लेने में तकलीफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, शॉक जिसकी डिटेल चैप्टर 116 में है। टाइप 2 या साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस में मुख्य रूप से आईजीजी एंटीबॉडीज शामिल होती हैं जो सेल्स, खासकर ब्लड सेल्स की सरफेस पर मौजूद एंटीजेंस के साथ बाइंड हो जाती हैं। इससे प्रभावित सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी-कभी आईजीएम और आईजीए एंटीबॉडीज भी इसमें शामिल होती हैं। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के केस में न्यूबॉर्न की हीमोलिटिक डिजीजेस और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। टाइप 3 या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस। इस टाइप में आईजीजी या आईजीएम जैसी एंटीबॉडीज एक्सेस यानी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस प्रेसिपिटेट होकर लोकलाइज्ड एरियाज में जमा हो जाते हैं, जैसे जॉइंट्स आर्थराइटिस पैदा करते हैं, हार्ट मायोकार्डाइटिस पैदा करते हैं, किडनी के ग्लोमेरुलाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पैदा करते हैं। टाइप 4 या सेल मीडिएटेड रिएक्शंस। इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को डिलेड या स्लो टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई की वजह से होने वाली एलर्जिक रिएक्शंस में पाई जाती है। ये केमिकल एलर्जन से होने वाले कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज के रिजेक्शन के दौरान भी देखी जाती है। टाइप 4 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है मैन 2 टेस्ट यानी ट्यूबरक्यूलोसिस स्किन टेस्ट, जिसमें पहले से ट्यूबरक्यूलोसिस से प्रभावित व्यक्तियों में ट्यूबरक्यूलिन के इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बाद डिलेड रिएक्शन होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यानी फीचर यह है कि इसमें एंटीबॉडीज के बजाय टी लिम्फोसाइट्स शामिल होते हैं। टाइप 5 या स्टिम्युलेटरी या ब्लॉकिंग रिएक्शंस। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे ग्रेव्स डिजीज यानी स्टिम्युलेटरी रिएक्शंस और मायस्थीनिया ग्रेविस यानी ब्लॉकिंग रिएक्शंस में देखा जाता है। ग्रेव्स डिजीज आमतौर पर टीएसएच थायराइड सेल्स के सरफेस रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है और थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है। प्लाज्मा सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रोड्यूस की गई थायराइड स्टिम्युलेटिंग एंटीबॉडीज थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा सकती हैं। थायराइड हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन ग्रेव्स डिजीज का कारण बनता है। मायस्थीनिया ग्रेविस ये जीआईजी ऑटो एंटीबॉडीज के डेवलप होने की वजह से होता है जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down.